औद्योगिक क्रांति, ये शब्द सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? शायद बड़ी बड़ी मशीनें हैं ना, धुआं उगलती ऊंची ऊंची फैक्ट्रियां और तरक्की के पहियों पर तेजी से भागता हुआ एक नया जमाना। मतलब एक ऐसा दौर जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। हाँ बिल्कुल, यही तो वो एक हीरोइक इमेज है जो हम सबके जहन में बसी हुई है ना? जादुई मशीनें, आलीशान कारखाने और एक सुनहरा भविष्य। इन तस्वीरों को देखकर तो यही लगता है कि भाई ये तो गजब की तरक्की का जमाना था। लेकिन क्या कहानी बस इतनी ही है? चलिए आज इसी जानी पहचानी तस्वीर पर एक सवाल खड़ा करते हैं। क्या ये जो मशीनों और फैक्ट्रियों की चकाचौंध है, यही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की पूरी सच्चाई है? असल में ये कहानी सिर्फ मशीनों की है ही नहीं, ये कहानी है उन लोगों की, उनके पसीने की, उनके काम की और उनके संघर्षों की, जिनका जीवन इस बड़े बदलाव की वजह से पूरी तरह बदल गया था। तो फिर इस पूरी कहानी को जड़ से समझने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त में पीछे चलना होगा। चलिए चलते हैं उस दुनिया में जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनी भी नहीं थी। सवाल यह है कि क्या उस जमाने में बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन नहीं होता था? यहीं पर एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट सामने आता है जिसे कहते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी आद्य औद्योगिकरण। अब ये क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि फैक्ट्री सिस्टम के आने से बहुत पहले ही एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल नेटवर्क काम कर रहा था। अच्छा, तो ये सिस्टम चलता कैसे था, ये समझना बड़ा मजेदार है। देखिए, होता ये था कि शहरों के बड़े बड़े व्यापारी यानी मर्चेंट्स गांव जाते थे। वो वहां किसानों और कारीगरों को एडवांस में पैसा दे देते थे। फिर क्या, पूरा का पूरा परिवार मिलकर अपने घर में ही उनके लिए सामान बनाता था, और जब सामान तैयार हो जाता तो व्यापारी उसे इकट्ठा करके दुनिया भर के बाजारों में बेच आते। लेकिन एक मिनट, ये व्यापारी शहरों को छोड़कर गांव क्यों जा रहे थे? भाई, इसके पीछे बड़ी ठोस वजह थी। शहरों में जो कारीगरों के संगठन थे, जिन्हें गिल्ड्स कहते थे, वो बहुत पावरफुल थे। वो किसी नए बंदे को आसानी से काम शुरू ही नहीं करने देते थे। दूसरी तरफ गांव में किसान थे जो खेती बाड़ी से फुर्सत मिलने पर थोड़ी एक्स्ट्रा कमाई के लिए खुशी खुशी ये काम करने को तैयार थे। चलिए अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े मिथ पर। वो मिथ ये है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने रातों रात सब कुछ बदल दिया, एक झटके में। पर क्या सच में ऐसा हुआ था? देखिए, हमें अक्सर यही लगता है कि जैसे ही मशीनें आईं, हाथ से होने वाला सारा काम ठप पड़ गया होगा, खत्म हो गया होगा। लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, ये सच में चौंकाने वाला है। 19वीं सदी के आखिर तक, मतलब रेवोल्यूशंस के काफी बाद भी, ब्रिटेन के कुल वर्कर्स में से 20% से भी कम लोग एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में काम कर रहे थे। जी हाँ, 20% से भी कम। तो सवाल फिर वही है कि ये बदलाव इतना स्लो क्यों था? इसके पीछे कई कारण थे। पहला, जो तेज ग्रोथ थी ना, वो बस कुछ ही सेक्टर्स में थी, जैसे कि कॉटन और मेटल्स। दूसरा, जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थीं, वो भी बढ़िया चल रही थी, बंद नहीं हुई थी। और हाँ, ये भी मत भूलिए कि नई नई टेक्नोलॉजी वाली मशीनें एक तो बहुत महंगी थी और ऊपर से बार बार खराब भी हो जाती थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है, उस दौर के एक टिपिकल वर्कर की जो इमेज हमारे दिमाग में है ना, एक मशीन चलाने वाले ऑपरेटर की, वो असल में गलत है। ज्यादातर वर्कर उस वक्त भी एक ट्रेडिशनल कारीगर था जो अपने हाथों के हुनर से काम करता था। ये हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पजल की तरफ ले जाता है। अगर नई नई मशीनें आई गई थीं, तो फिर हाथ से काम करने वालों की इतनी डिमांड क्यों थी? चलिए जरा हैंड पावर वर्सेस स्टीम पावर की इस टक्कर को और करीब से समझते हैं। जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, वो अक्सर हाथ से काम करवाने को तरजीह क्यों देते थे? सोचिए, बात सीधी थी। ब्रिटेन में लेबरर्स की कोई कमी नहीं थी, तो मजदूरी बहुत कम थी, सस्ता पड़ता था। दूसरी तरफ एक मशीन लगाने का मतलब था बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, बहुत सारा पैसा। और ये भी था कि मशीनें हर तरह के काम के लिए सूटेबल भी नहीं थी। जैसे कि इन इंडस्ट्रीज को देखिए, गैस वर्क्स, ब्रूअरीज यानी शराब की भट्टियां, या जहाज़ों की मरम्मत का काम। इन सब में काम सीजनल होता था, मतलब साल के कुछ महीने बहुत काम और फिर बाकी टाइम कम। तो ऐसे में कोई बिजनेसमैन पूरे साल के लिए महंगी मशीन लगाकर क्यों बैठेगा? ज्यादा स्मार्ट तो यही था कि जब जरूरत हो तब मजदूरों को काम पर रख लो। और हाँ, बात सिर्फ पैसे और बिजनेस की नहीं थी, एक कल्चरल एंगल भी था। जो अमीर लोग थे, हाई क्लास सोसाइटी, वो हाथ से बनी चीजों को एक स्टेटस सिंबल मानते थे।
उनके लिए मशीन से बना सामान तो कॉलोनीज में एक्सपोर्ट करने के लिए या आम जनता के लिए था। अब तक हमने बिजनेस की, टेक्नोलॉजी की बात की, लेकिन अब कहानी के सबसे जरूरी और शायद सबसे तकलीफदेह हिस्से पर आते हैं। ये जो तरक्की हो रही थी, इसका आम मजदूर की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा था? तो कैसी थी एक आम मजदूर की जिंदगी? सच कहें तो बहुत ही मुश्किल। नौकरी की कोई सिक्योरिटी नहीं, साल के कई कई महीने बेरोजगारी में निकल जाते थे, और जब कोई आर्थिक मंदी आती तो जो थोड़ी बहुत मजदूरी मिलती थी वो भी कम हो जाती थी। रहने की हालत तो बस पूछे ही मत। इस चार्ट को देखिए जरा, ये 1830s के रिसेशन के दौरान की बेरोजगारी दिखाता है। कुछ इलाकों में तो ये आंकड़ा 35 से 75% तक पहुंच गया था। जरा सोचकर देखिए, 75% मतलब 3/4 लोगों के पास कोई काम ही नहीं था। ये बताता है कि हालात कितने नाजुक थे। तो ऐसे में क्या होता जब मजदूरों को लगा कि उनकी रोजी रोटी ही छिन रही है? तो उन्होंने नई मशीनों पर हमला करना शुरू कर दिया। स्पिनिंग जेनी जैसी मशीनें उन्हें अपनी नौकरी की दुश्मन नजर आती थीं। ये कोई तरक्की का विरोध नहीं था, ये अपने परिवार का पेट पालने की, अपने वजूद को बचाने की एक बेबस कोशिश थी। तो चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की उन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं। तो फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की असली तस्वीर आखिर है कैसी? ये टाइमलाइन देखिए, ये साफ साफ दिखाती है कि ये पूरा प्रोसेस कितना स्लो और अनइवन था। कहानी 1750 से भी पहले शुरू हुई, धीरे धीरे आगे बढ़ी, और 19वीं सदी के आखिर तक भी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज और हाथ का काम ही इकोनॉमी की रीढ़ गए। तो आखिर में बात क्या है? बात यह है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कोई एक सिंगल इवेंट, कोई एक धमाका नहीं था। नहीं, ये एक बहुत ही धीमी, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस थी, जिसकी असली कहानी मशीनों की नहीं बल्कि इंसानों के पसीने की, उनके संघर्ष की और उनकी हिम्मत की है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर हुआ क्या? कैसे एक फलता फूलता, दुनिया भर में मशहूर उद्योग इतनी तेजी से ढह गया? चलिए इस पूरी कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं और उन वजहों को समझते हैं जिन्होंने इस पूरे कारोबार की शक्ल ही बदल दी। सबसे पहले ब्रिटिश राज से भी पहले के भारत की एक तस्वीर दिमाग में लाते हैं। उस दौर में भारतीय सूती और रेशमी कपड़ों का पूरी दुनिया में कोई मुकाबला ही नहीं था। मतलब भारत सिर्फ कपड़ा बना नहीं रहा था, बल्कि वो कपड़े की दुनिया पर राज कर रहा था। और ये कोई छोटा मोटा कारोबार नहीं था। इस नेटवर्क का स्केल देखिए जरा। सूरत, मसूलीपट्टनम और हुगली जैसे बड़े बंदरगाहों से जहाज निकलते थे जो भारतीय माल को पूरी दुनिया में पहुंचाते थे। जमीन के रास्ते से यह कारोबार मध्य एशिया तक फैला था और समुद्र के रास्ते पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया तक। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इस पूरे विशाल नेटवर्क की बागडोर भारतीय व्यापारियों के ही हाथ में थी। और फिर एंट्री होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की। उनके आते ही सदियों से जो व्यापार के तौर तरीके और रिश्ते चले आ रहे थे वो बदलने शुरू हो गए। एक नई व्यवस्था लागू की गई जिसने सत्ता का पूरा संतुलन ही पलट दिया। इस नई व्यवस्था का सबसे अहम चेहरा थे गुमाश्ता। तो ये गुमाश्ता थे कौन? सीधे शब्दों में कहें तो ये कंपनी के तनख्वाह पर काम करने वाले एजेंट थे। उनका काम था बुनकरों पर सीधी नजर रखना, उनसे सप्लाई इकट्ठा करना और कपड़े की क्वालिटी को जांचना। ये असल में बुनकरों और खरीदारों के बीच के पुराने रिश्तों को तोड़कर एक बाहरी ताकत बनकर आए थे। कंपनी ने एक बहुत ही सोची समझी रणनीति अपनाई। देखिए, पहला कदम, व्यापार पर अपना पूरा कब्जा जमा लो। दूसरा, गुमाश्ता के जरिए बुनकरों पर सीधा कंट्रोल रखो। तीसरा, जो सबसे खतरनाक था, उन्हें एडवांस लोन यानी पेशगी देकर अपने कर्ज के जाल में फंसा लो। और चौथा, उन्हें किसी भी और व्यापारी को अपना माल बेचने से पूरी तरह रोक दो। बस धीरे धीरे पूरा सिस्टम उनके कब्जे में आ गया। और बुनकरों के लिए इसका क्या मतलब था? उनकी तो पूरी दुनिया ही पलट गई। जहां पहले वे आजाद थे, अपने माल का दाम खुद तय करते थे, उनके पास कई खरीदार हुआ करते थे, वहीं अब वो सिर्फ एक कंपनी के लिए काम करने वाले एक तरह के बंधुआ मजदूर बन गए थे। उनकी मोल भाव करने की ताकत तो मानो खत्म ही हो गई और हालत इतनी खराब हुई कि कई लोगों को अपना पुश्तैनी काम छोड़कर गांव से पलायन करना पड़ा। अगर कंपनी की नीतियां पहली बड़ी चोट थीं, तो ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति वो ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। मैनचेस्टर की नई नई फैक्ट्रियों से जो मशीन से बना कपड़ा निकल रहा था, उसने भारतीय करघों की कमर ही तोड़कर रख दी। अब देखिए, भारतीय बुनकरों पर दोहरी मार पड़ी। पहली समस्या तो ये थी कि उनका एक्सपोर्ट मार्केट यानी जो माल विदेशों में बिकता था वो लगभग खत्म हो गया।
ब्रिटेन के मशीनी कपड़े इतने सस्ते थे कि उन्होंने दुनिया के बाजारों पर कब्जा कर लिया। और दूसरी समस्या इससे भी बड़ी थी। वही सस्ता मशीन से बना कपड़ा अब जहाजों में भरकर भारत के अपने बाजारों में बेचा जाने लगा। तो अब बुनकरों के लिए ना तो बाहर बेचने की कोई गुंजाइश बची थी और ना ही अपने देश में। वो हर तरफ से घिर चुके थे। और अगर इन बातों पर कोई शक हो तो जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 1812 के आसपास भारत के कुल एक्सपोर्ट में सूती कपड़ों का हिस्सा 33% था, यानी 1/3, और 1850 आते आते ये गिरकर सिर्फ 3% रह गया। 40 साल से भी कम समय में इतनी बड़ी गिरावट, ये सचमुच चौंकाने वाला है। और मानो ये सब काफी नहीं था, 1860 के दशक में हजारों मील दूर अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ गया। इसका असर ये हुआ कि दुनिया भर में कच्चे कपास की सप्लाई रुक गई और दाम आसमान छूने लगे। जो थोड़े बहुत भारतीय बुनकर किसी तरह अपना काम चला रहे थे, उनके लिए अब कच्चा माल खरीदना भी लगभग नामुमकिन हो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि इसी तबाही और बर्बादी के बीच से भारत में एक नए औद्योगिक युग का जन्म हो रहा था। अब करघों की जगह ऊंची ऊंची चिमनियां ले रही थीं, और इस नई शुरुआत की कमान भारतीय उद्योगपतियों ने अपने हाथ में ली। और ये बदलाव बहुत तेजी से हुआ। देखते ही देखते भारत का औद्योगिक नक्शा ही बदल गया। 1854 में बॉम्बे में पहली कॉटन मिल लगी। ठीक अगले ही साल बंगाल में पहली जूट मिल। फिर 1860 के दशक में कानपुर और अहमदाबाद जैसे शहर नए इंडस्ट्रियल सेंटर बनकर उभरे, और 1874 तक ये लहर मद्रास तक पहुंच चुकी थी। इस नई क्रांति के पीछे द्वारकानाथ टैगोर, जमशेदजी टाटा और बिरला परिवार जैसे दूर की सोचने वाले भारतीय उद्यमी थे। लेकिन एक सवाल उठता है कि इन बड़ी बड़ी मिलों को लगाने के लिए पैसा कहां से आ रहा था? तो इसका जवाब है चीन के साथ व्यापार और कच्चे माल के निर्यात से कमाए गए मुनाफे से, जिसे अब भारत में ही इन्वेस्ट किया जा रहा था। इन नई फैक्ट्रियों ने एक नए और बहुत ही दिलचस्प किरदार को जन्म दिया, जॉबर। जॉबर अक्सर कोई पुराना या भरोसेमंद कर्मचारी होता था, जिसका काम था गांव से नए मजदूरों को काम के लिए शहर लाना। वो न सिर्फ उन्हें काम दिलाता, बल्कि शहर में बसने में मदद भी करता, रहने की जगह देता और जरूरत पड़ने पर पैसे भी उधार देता था। लेकिन इस मदद की एक कीमत थी, और वो कीमत थी ताकत। धीरे धीरे जॉबर के हाथ में बहुत ज्यादा पावर आ गई। वही तय करता था कि किसे नौकरी मिलेगी और किसे नहीं। मजदूरों की जिंदगी पर उसका एक तरह से पूरा कंट्रोल होता था, और अक्सर वो नौकरी दिलाने के बदले में पैसे या तोहफे भी मांगता था। वो फैक्ट्री के अंदर एक नया पावर सेंटर बन गया था। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब मशीनें आईं, फैक्ट्रियां लगीं, तो क्या हाथ से काम करने वालों का काम पूरी तरह खत्म हो गया? मतलब फैक्ट्रियों और हमारे पारंपरिक हस्तशिल्प के बीच जो मुकाबला हुआ, उसमें असली विनर कौन था? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। हमें देखना होगा कि जब ये सब शुरू हो रहा था तब माहौल कैसा था, क्योंकि यहीं पर इस पूरी कहानी की नींव रखी गई थी। तो हुआ ये कि शुरू में भारत की जो बड़ी इंडस्ट्रीज थीं, उन पर यूरोपीय मैनेजिंग एजेंसीज का पूरा कंट्रोल था, और उनका फोकस इंडिया के लिए सामान बनाने पर था ही नहीं। वो तो बस चाय, कॉफी, जूट जैसी चीजें उगाकर यहां से एक्सपोर्ट करने में लगे थे। और दूसरी तरफ जो भारतीय उद्योगपति थे, वो भी मैनचेस्टर से आने वाले कपड़ों से सीधा पंगा लेने से बचते थे। मतलब सीन कुछ ऐसा था, एक तरफ थी यूरोपियन एजेंसियां जो सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए काम कर रही थीं, और दूसरी तरफ थे भारतीय उद्योगपति जो एक अलग ही मार्केट में खेल रहे थे। दोनों ही दूसरे के रास्ते में नहीं आ रहे थे, और हमारी कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। लेकिन फिर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आया। दो ऐसी बड़ी घटनाएं हुईं जिन्होंने सब कुछ बदल कर रख दिया और भारत की लोकल इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा दरवाजा खोल दिया। सबसे पहले तो 1905 में शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन। इसने लोगों के दिलों में देशभक्ति की आग जलाई और एकदम से भारतीय सामानों की डिमांड बढ़ गई। और फिर इसके कुछ ही साल बाद शुरू हो गया पहला विश्व युद्ध। इसकी वजह से ब्रिटेन से आने वाला सामान लगभग बंद हो गया और भारत को अपनी जरूरतों के लिए पूरी तरह से अपने ही प्रोडक्शन पर निर्भर होना पड़ा। और इसका असर अरे जबरदस्त था। आप सोचिए, जो माल ब्रिटेन से आता था वो एकदम से रुक गया, और इस खालीपन को भरने के लिए भारतीय फैक्ट्रियों ने दिन रात काम किया, अपना प्रोडक्शन तेजी से बढ़ाया, यहां तक कि जंग के लिए भी सामान बनाया। ये भारतीय इंडस्ट्री के लिए एक गेम चेंजर मोमेंट था। तो फैक्ट्रियां तो बढ़ रही थीं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमें लगता है कि फैक्ट्रियां तो बस छा गई होंगी, है ना? पर
असलियत तो कुछ और ही थी और काफी चौंकाने वाली थी। जरा इस नंबर को देखिए। 1911 में भारत की पूरी वर्कफोर्स में से सिर्फ 5% लोग बड़ी फैक्ट्रियों में काम करते थे। सिर्फ 5%। ये बात उस सोच को पूरी तरह से तोड़ देती है कि फैक्ट्रियों ने आते ही सब पर कब्जा कर लिया था। और सुनिए, 20 साल बाद भी, मतलब 1931 तक, ये आंकड़ा सिर्फ 10% तक ही पहुंचा। मतलब ग्रोथ बहुत बहुत धीमी थी। तो सवाल ये है कि अगर ज्यादातर लोग फैक्ट्रियों में नहीं थे तो फिर वो कहां काम कर रहे थे? और यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है। हमारे छोटे कारीगर, हमारे हस्तशिल्प, वो गायब नहीं हुए थे। उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि वक्त के साथ खुद को बदला, खुद को अडेप्ट किया। पर उन्होंने ये किया कैसे? इसका जवाब है टेक्नोलॉजी। उन्होंने एक छोटी सी लेकिन कमाल की चीज अपनाई, जिसे कहते थे फ्लाई शटल। इस एक छोटे से टूल ने बुनकरों की दुनिया ही बदल दी। अब एक ही बुनकर पहले से कई गुना ज्यादा तेजी से कपड़ा बना सकता था। उनकी प्रोडक्टिविटी आसमान छूने लगी और वो मिलों को टक्कर देने लगे। और एक और बात थी, हथकरघे की ना अपनी एक सुपर पावर थी। कुछ चीजें ऐसी थी जो मशीनें बना ही नहीं सकती थीं, जैसे बनारसी साड़ियों की वो खूबसूरत डिजाइन या कपड़ों पर वो बारीक बॉर्डर। ये तो कला थी जिसे मशीनें कॉपी नहीं कर सकती थीं। और यहीं पर हमारे कारीगरों ने अपनी एक अलग मार्केट बना ली। अच्छा, तो प्रोडक्शन तो बढ़ रहा था, लेकिन अब एक नया चैलेंज था। सामान तो बन गया, अब उसे बेचे कैसे? यहीं से शुरू हुआ मार्केटिंग और विज्ञापनों का खेल। सोचिए, मार्केट में इतने सारे नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, लोगों को कैसे यकीन दिलाएंगे कि आपका प्रोडक्ट खरीदें? सिर्फ सामान बनाना काफी नहीं था, लोगों को उसे खरीदने के लिए मनाना भी था। और यहीं पर विज्ञापनों ने एंट्री मारी। और इसके लिए जो तरीके अपनाए गए वो बड़े कमाल के थे। मतलब एकदम स्मार्ट मार्केटिंग। प्रोडक्ट्स पर लेबल लगाए गए, लोगों से जुड़ने के लिए भारतीय देवी देवताओं की तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया, कैलेंडर छपवाए गए ताकि विज्ञापन हर घर तक पहुंच सके। और हाँ, स्वदेशी आंदोलन के टाइम पर तो राष्ट्रवादी संदेशों का भी खूब इस्तेमाल हुआ। जैसे ये लेबल देखिए, मेड इन मैनचेस्टर। ये सिर्फ एक टैग नहीं था, ये एक तरह से क्वालिटी की गारंटी बन गया था। एक भरोसा कि ये प्रोडक्ट अच्छा ही होगा। इससे लोगों का विश्वास जीता गया। तो कुल मिला के बात यह है कि एडवर्टाइजिंग सिर्फ सामान बेचने का तरीका नहीं था, ये एक बहुत पावरफुल टूल था जो लोगों की पसंद, उनकी सोच और एक तरह से पूरे समाज को बदल रहा था। तो चलिए अब इस पूरी कहानी को समेटते हैं और देखते हैं कि इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, खासकर एग्जाम के नजरिए से, जो कि बहुत जरूरी है। तो आखिर में इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि औद्योगिकरण एक तरफा कहानी नहीं थी। हाँ, फैक्ट्रियां बढ़ीं, लेकिन हमारे हाथ से काम करने वाले कारीगर और छोटे उत्पादक खत्म नहीं हुए। उन्होंने खुद को बदला, नई टेक्नोलॉजी सीखी और मार्केट में अपनी जगह बनाए रखी। तो ये जीत हार की कहानी नहीं है, ये साथ साथ चलने और वक्त के साथ ढल जाने की कहानी है। उम्मीद है कि ये पूरी कहानी आपको अच्छे से समझ आई होगी। और अब ई पाठशाला की तरफ से एक खास संदेश। अगर ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, ई पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। याद रखिए, ये सामग्री सिर्फ किसी एक के लिए नहीं, बल्कि उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत फायदेमंद है जो एनसीईआरटी को सिर्फ रटना नहीं, बल्कि कॉन्सेप्ट के साथ एग्जाम के लिए अच्छे से समझना चाहते हैं। आपका एक छोटा सा शेयर किसी और स्टूडेंट की पढ़ाई को बहुत आसान बना सकता है। तो ज्ञान बांटते रहिए। धन्यवाद।